सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठी हो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी महाभारत काल के समय क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ देखेंगे इतिहासकार हुआ करते हैं उस समय कमलेश शर्मा, और उस समय की चर्चा करते हैं कि 48 कोस की जो परिधि है वहाँ पर कैथल जिले का सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है। तो हम लोग देखा था कि कैथल जो जिला है वो सबसे ज़्यादा एरिया एक्वायर किया हुआ था महाभारत काल के समय। तो कमलेश शर्मा जब आप वो इतिहास लिखे उस समदर्शी दृश्य का, तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा एरिया जो एक्वायर किया था वो कैथल था। गांव सिरहदा युद्धस्थली का प्रमुख केंद्र था। यहीं पे सिरहदा की बात करें तो यहाँ का प्रमुख केंद्र था। यहीं से बबड़ू भान ने कटे हुए सिर के साथ महाभारत युद्ध को देखा था। तो बबड़ू भान का भी नाम आप लोग याद रखेंगे, बबड़ू भान। अब सोचिए, इसमें कटे हुए सिर के साथ पूरे महाभारत को देखा था। सिरधारा से गांव का नाम सिरहदा है, और इसी प्रकार मानस गांव का नाम मानुष तीर्थ है। कई ऐसे तीर्थ हैं जिनकी पहचान ही महाभारत की घटनाओं एवं पात्रों के नाम से होती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग राजा तरंगड़ी के बारे में। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता का नाम है कल्हड़, है ना। रचना काल है 12वीं सदी के समय की घटना है ये, जब राजा तरंगड़ी की रचना होती है। भाषा इसकी संस्कृत भाषा है, और विषय वस्तु यहाँ पे है कश्मीर के जो राजवंश हुआ करते हैं उनके बारे में चर्चा मिलती है। तो कश्मीर के 4 जो वंश हुए हैं, गोनंद वंश, कारकेट वंश, तो यहाँ देखेंगे आप लोग गोनंद वंश, कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। यहीं पे राजा जयसिंह के समय में जो पूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी बातों को यहाँ पे लिखा गया है। फिर देखते हैं हम लोग कि महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था कल्हड़ ने, और वो भी संस्कृत भाषा में। तो इतिहास की शुरुआत यहाँ पे होती है। विशेष क्या है इसमें? तो इसका विस्तार जोन राज के जैनुल आबदीन के शासनकाल में हुआ, और कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक तथा श्रीनगर का संस्थापक मानते हैं। तो जब उन्होंने ये इतिहास लिखी संस्कृत भाषा में, राजा तरंगड़ी, जिसको आप लोग याद रखते हैं कि राजा तरंगड़ी जो है कश्मीर के इतिहास की झलक को दिखाती है। और दूसरा एक राजा है जैनुल आबदीन। इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यहाँ से संबंधित है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ व्यक्ति हुए हैं। तो प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु शिष्य का जो नाता रहा है, उन बातों को देखेंगे और थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध साम्राज्य या मौर्य वंश पे जो शासन हुआ, आधिपत्य किए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सिकंदर की सेना को पछाड़ दिया और यहाँ पे घनानंद को हरा करके खुद शासक बने और एक अच्छे शासक बने। उनमें वो सारी क्वालिटी थी जो एक शासक में होनी चाहिए। और ये चूँकि चाणक्य के, महापंडित चाणक्य के शिष्य थे, और इनकी छवि जो है एक सम्राट के रूप में हुई है। सम्राट यानी जो सभी चीज़ों में अच्छा है। अब चाणक्य की जो बात करते हैं हम लोग कि घनानंद के दरबार में ये अपमानित किए जाते हैं, उसके बाद ये अपनी शिखा को ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं और चुनौती देते हैं घनानंद को कि जब तक मैं इस नंद वंश का अंत नहीं कर दूं, ये शिखाएं नहीं बांधूंगा। फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखते हैं लीडरशिप की क्वालिटी करते हुए, तो उनको अपने साथ ले जाते हैं, उनको शिक्षा अर्जित करवाते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो उन्हीं को
राजा बना करके पूरे भारत विजय पे निकलते हैं। तो कितनी अच्छी बात थी। उसके बाद सिकंदर महान की बात करते हैं। तो सिकंदर महान जो भारत पे आक्रमण किया और इसको निस्तो नाबूद किया, उसके गुरु का नाम था एरिस्टोटल या अरस्तु। अरस्तु के भी कोई गुरु रहे होंगे, तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो। महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताना नहीं है, क्योंकि उनके बारे में आप सभी बच्चे पहले से बहुत सारी बातें जानते हैं। तो महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु रहे होंगे, उनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे। कबीर दास की बात करें, जिन्होंने अपनी मीठी मीठी वाणियों से पूरी जन समुदाय को लाभ पहुंचाया है और अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इनके गुरु का नाम था रामानंद। सूरदास की बातें करें हम लोग, तो इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वहीं मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। रैदास के जो गुरु हुए वो रामानंद हुए। जैसे कबीर के भी गुरु रामानंद, वैसे ही रैदास के भी गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद की गुरु की बात करें तो ये राघवानंद हुआ करते थे। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी ब्रजानंद था। वहीं तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि था। तो बाबा नरहरि जो है, बाबा नरहरि ये तुलसीदास के गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, जो चित्तरंजन दास, सीआर दास के नाम से जिनको जानते हैं, वे सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। ओ ह्यूम जो थे, इनके गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। और एओ ह्यूम ने ही 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला चेयरमैन पर्सन बन करके सामने आए थे। और इनके निर्देश काल में ही, इनके ही दिशा निर्देश में 1885 में स्थापना होती है कांग्रेस की। इसके बाद देखते हैं हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके गुरु का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी था। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों व्यक्ति भारत के राष्ट्रगान और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसमें बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है। फिर महात्मा बुद्ध की बात करें, यानी गौतम बुद्ध की, तो अलाड़ कलाम इनके शिष्य थे। प्रथम शिष्य इनके अलाड़ कलाम हुए। फिर जब ये आगे जाते हैं तो बोध गया में इनके दूसरे गुरु मिलते हैं। अलाड़ कलाम इनके कहाँ के शिष्य गुरु थे, तो वैशाली में इनको शिक्षा प्राप्त होती है अलाड़ कलाम से। शिवाजी के गुरु का नाम बात कर रहे हम लोग, तो शिवाजी के गुरु थे दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव का नाम आप लोग याद रखेंगे। बिरसा मुंडा के गुरु की बात कर रहे हैं, तो आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। वहीं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद 1893 में जाते हैं शिकागो, और वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन के जो प्रणेता जुटे हुए थे, सबके सामने भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं। फिर पूरी दुनिया को मालूम होती है कि भारत कैसा कंट्री है, यहाँ के कितने लोग ओजस्वीपूर्ण हैं। फिर उन लोगों को अपने विचारों पे आत्मग्लानि होती है कि हम लोग तो व्यर्थ ही ऐसे कंट्री में अपने विद्वान को भेज रहे हैं शिक्षित करने के लिए। जिस देश में ऐसे विद्वान हैं वहाँ पे तो वो देश खुद ही अपने आप में गौरव गाथा लिए हुए है। फिर तानसेन की बात करते हैं हम लोग, तो तानसेन के गुरु का नाम शेख मोहम्मद गौस था। शेख मोहम्मद गौस। शौकत अली के गुरु का नाम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक था। वहीं जहांगीर के गुरु का नाम अहमद फारूक सरहिंदी था। और औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे शेख मासूम।
अमीर खुसरो के गुरु की बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। अब हम देखेंगे प्रमुख नगर और उनके संस्थापककर्ता के नाम। जैसे आगरा शहर की बात करें हम लोग तो आगरा शहर के संस्थापक जो हैं वो सिकंदर लोदी हैं। अगर आगरा शहर में बात करें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो ताजमहल जो है ये इम्पोर्टेंट है और ताजमहल की 1627 में स्थापना शुरू होती है। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नजीमाबाद जो शहर है ये नजीबुद्दौला के द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं जौनपुर की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना कितनी अपने भाई जौना खां के याद में, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जयपुर की बात करें हम लोग तो सवाई जय सिंह मान सिंह ने इसकी स्थापना की थी। बीकानेर की बात करें तो ये राव बिक्काजी ने किया था। ये दोनों शहर कहाँ है तो राजस्थान में दोनों शहर हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग फिरोजाबाद शहर की स्थापना। फिरोजाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने ही नाम पे किया था। वहीं पाटलिपुत्र की स्थापना की बात करें हम लोग तो उदयन ने इसको स्थापित किया था, पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। और आगे चल के ये 1541 में पटना के नाम से विख्यात हुआ जब शेर शाह सूरी ने इसका नामकरण पटना किया। श्रीनगर की बात करें हम लोग तो श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। तो सिख के गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इसको गोल्डन सिटी भी कहते हैं हम लोग। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था। तो यूसुफ आदिल शाह का नाम याद रखेंगे हम लोग, बीजापुर से संबंधित है। वहीं राजगीर की स्थापना की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था, जो हर्यक वंश का संस्थापक करता था बिंबिसार। इसने राजगीर शहर की स्थापना की थी, बिंबिसार। वहीं पे हिसार की बात करें, हरियाणा में हिसार है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। मद्रास जो वर्तमान में चेन्नई है, इसकी स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने किया था। तो अकबर का जन्मकाल 1542-1556 में शासक बनता है अकबर। अहमदाबाद शहर की स्थापना की बात करें तो अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने किया था। वहीं शाहजहानाबाद की स्थापना की बात करें तो शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की थी। मुर्शिदाबाद की बात करें हम लोग तो मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की थी। कहाँ है मुर्शिदाबाद? तो आप लोग कलकत्ता से आगे जाइएगा, यानी वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा जो है मुर्शिदाबाद। जोधपुर राव की स्थापना जोधाजी ने किया था। वहीं इंदौर शहर की बात करें हम लोग तो इंदौर की स्थापना मल्हार राव होलकर ने किया था। और यहीं पे होलकर स्टेडियम है। होलकर स्टेडियम कहाँ है बाबू? तो होलकर स्टेडियम है इंदौर में। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी। जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। वहीं अजमेर शहर की बात करें हम लोग तो अजय पाल चौहान ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। अजीमाबाद की स्थापना शाह अजीम ने, मुगल राजकुमार थे शाह अजीम, इन्होंने अजीमाबाद शहर की स्थापना की थी। वहीं भरतपुर राजा की बात करें तो राजा सूरजमल ने इसकी स्थापना की थी, भरतपुरा की। तुगलकाबाद की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था तुगलकाबाद। चित्तौड़गढ़ की बात करें हम लोग चित्रागढ़ मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। अवध की स्थापना शहादत खां ने किया था। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी करेंट में काफ़ी रहा है अवध।
तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहे कि अवध जो अयोध्या है इसकी स्थापना किस व्यक्ति ने किया था। वहीं डूंगरपुर की बात करें तो रावलबीर सिंह ने इसकी स्थापना की थी, डूंगरपुर की। हैदराबाद शहर की स्थापना की थी मोहम्मद कुलतवसा ने इसकी स्थापना की थी। तो मोहम्मद कुलतब शाह ने इसकी स्थापना की थी। फिर वो खिजराबाद की स्थापना खिजर खान ने किया था। वहीं जैसलमेर की स्थापना महारावल जैसल सिंह ने किया था। मान्यखेत जो है इसकी स्थापना अमोघवर्ष ने किया था। साउथ इंडिया में ये प्लेस है। पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, जिसने चेन्नई की स्थापना की थी। तो फ्रांसिस और चेन्नई या मद्रास की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह राठौर ने किया था। प्रतापगढ़ की स्थापना महारावत प्रताप सिंह ने किया था, यानी जो उस समय के प्रशासक थे। रतनगढ़ की स्थापना महाराजा रतन सिंह ने किया था, जिनकी शादी किससे होती है? यस, पद्मावती से, है ना। मुंगेर शहर की स्थापना मीर कासिम ने किया था, जब ये राजधानी परिवर्तन करता है मुर्शिदाबाद से। कहाँ आता है ये? मुंगेर में आता है, और यहाँ पे आकर के फैक्ट्री लगाता है, बंदूक फैक्ट्री, और स्थापित करता है मुंगेर शहर का। सूरतगढ़ की स्थापना महाराजा सूरत सिंह ने किया था। उम्मेदनगर यानी इसकी स्थापना उमेर सिंह ने किया था। वहीं डिंडीगुल की स्थापना हैदर अली ने किया था। हैदर अली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग कर्नाटक को युद्ध पढ़ेंगे, मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, साउथ इंडिया पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सभी बातें देखेंगे, कौन सा राजा कितना इम्पोर्टेंट है। उदयपुर की बात करें हम लोग तो राणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। भोपाल शहर की स्थापना राजा भोज ने की थी, और यहाँ पे भोज ताल है ना। यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, उनमें से भोज राजा की नाम पे भी एक ताल है, यानी झील है। हस्तिनापुर शहर की स्थापना हस्तिन राजा ने की थी। वहीं बादामी की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने किया था। तो अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। वहीं गोलकुंडा की बात करें तो कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। कल्पी की स्थापना वासुदेव ने किया था। वहीं अहमदनगर की स्थापना अहमद निजाम शाह ने किया था। भोजपुर की स्थापना की बात करें तो राजा भोज ने किया था। ये भोजपुर बिहार का भोजपुर नहीं है, ये भोजपुर कहाँ है तो एमपी का भोजपुर है। यहाँ पे शिवलिंग है, और ये शिवलिंग ऐसे जगह पे है, कहा जाता है कि एक रात में ही जो मंदिर बन के तैयार हुआ, वो मंदिर एक रात के बाद जितना बचा हुआ पार्ट था उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है मंदिर। भिलासा शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए स्टार मार्क है ना। धौलपुर की स्थापना धवलदेव तोमर ने किया था। वहीं लखनऊ की स्थापना आसफुद्दौला ने किया था। अब लास्ट इसमें देखते हैं, बुरहानपुर की स्थापना मलिक नासिर खान ने किया था। वहीं बतापी जो शहर है विदिशा, इसकी स्थापना किसने की थी? यस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या? अशोक यहाँ पे आता है ना, अशोक यहाँ पे आता है और सांची स्तूप की स्थापना करता है। ओके, यहाँ देखते हैं अब हम लोग आदर्श स्मारक स्थल, है ना। कौन कौन से स्मारक हैं जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को देखते हैं। जैसे पहला देखते हैं उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले के ऊंचे घने जो हरे देवदार के वृक्ष हैं, इसके बीच एक 1870 मीटर की ऊंचाई में बसे विश्व प्रसिद्ध एक धाम है, जिसको कहते हैं जगदीश्वर धाम। तो जगदीश्वर धाम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ है? अल्मोड़ा जिला में। अल्मोड़ा जिला कहाँ है? उत्तराखंड में। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है याद करने वाली हम लोगों के लिए, तो वो है जागेश्वर धाम का नाम। दूसरी बात, किस ज़िले में है, कितनी ऊंचाई पे है ना ये। और ये क्या है, ये बात कि ये ज्योतिर्लिंगों
में से एक है। 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, उनमें से एक है। इसके बाद देखते हैं जागेश्वर धाम को देश के 25 आदर्श स्मारकों में शामिल किया गया है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। देखते हैं हम लोग कि 25 आदर्श स्मारक जो है वो कौन कौन से हैं, उन सबको देखते हैं एक सीक्वेंस में। पहला है लेह पैलेस, लेह जम्मू कश्मीर में। यानी लेह पैलेस कहाँ है? लेह में, जम्मू कश्मीर। याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही इसका छुपा हुआ है ना। सेकेंड है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। कुतुब कॉम्प्लेक्स है नई दिल्ली में, याद रखेंगे। लाल किला है नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में, इसको याद रखेंगे। ये सभी क्या है? 25 आदर्श स्मारक। वहीं हजारदुराई पैलेस है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है हजारदुराई पैलेस। सूर्य मंदिर है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ का कैपिटल है? उड़ीसा का, है ना। तो यहाँ पे एलिफेंटा की गुफाएं हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। ताजमहल आगरा में, उत्तर प्रदेश। कुंभलगढ़ किला जो राजस्थान में है। रानी की वाव जो गुजरात में है। और ये रानी की वाव आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत के कौन से नोट पे, किस नोट पे रानी का वाव चित्र अंकित किया गया है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला है फतेहपुर सिकड़ी, आगरा का। तो उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकड़ी है, ये भी हमारे 25 स्मारकों में शामिल है जो आदर्श हैं। हम्पी कर्नाटक का, हम्पी ये भी उसमें शामिल है। वहीं पे बात करें हम लोग जागेश्वर धाम, तो देख चुके हैं। जागेश्वर धाम मंदिर अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का और सारनाथ उत्तर प्रदेश का। फिर आगे देखते हैं वैशाली बिहार में है, वैशाली कोल्हुआ, तो ये भी 25 स्मारकों में शामिल है। खजुराहो मध्य प्रदेश का। मांडू मध्य प्रदेश का। कश्मीर का मार्टंड मंदिर, तो मार्टंड मंदिर कहाँ है? ये याद रखेंगे, कश्मीर में। वहीं बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का, तमिलनाडु में तंजौर है, वहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर है। सेंट एंजिला किला जो है केरल में, तो केरल में है सेंट एंजिला किला। वहीं मसरूर रॉक कट टेम्पल जो हिमाचल प्रदेश में है, ये भी किस में शामिल है? 25 आइडियल साइट्स में। इसके बाद देखते हैं हम लोग रंगघर जो शिव सागर में है, असम में, यानी असम में है रंगघर। उड़ीसा का है कोणार्क मंदिर। और महाराष्ट्र का है दौलताबाद किला। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। हम सभी अब देखते हैं कजाकिस्तान में सबसे पुराना पिरामिड है, इस बात को जानते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व का पुराना पिरामिड मिस्र की बजाय कजाकिस्तान में स्थित था। तो हम लोग मिस्र की पिरामिड की बात करते हैं, लेकिन उससे भी पुराना कहाँ पे है? कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है अस्ताना या नूर सुल्तान भी कहते हैं हम लोग। मिस्र की राजधानी काहिरा से लगभग कितना दूर है ये? तो वहाँ से 3900 मील दूर पिरामिड के आकार के ढांचे की खोज हुई है। इससे खोज करने वाले पुरातत्वविद नोजाजेनेओ व इगोर कुकुस्किन के अनुसार पिरामिड का ढांचा मिस्र में स्थित पिरामिडों से लगभग 1000 वर्ष पुराना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। किसने इसकी खोज की थी ये भी याद रखना है, नोजाजेनेओ व इगोर कुकुस्किन। मिस्र के मेम्फिल के उत्तर पूर्व में स्थित पिरामिड का ईसा पूर्व 27वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। कजाकिस्तान के करागांडी यूनिवर्सिटी के पुरातत्व के जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने इसकी खोज की है। हालांकि इस पिरामिड का ढांचा अब काफ़ी हद तक नष्ट हो चुका है। कराकंडा प्रांत के निकट जिले के टलाडा नदी के पास स्थित पिरामिड का पता चला है। वर्ष 2016 में ही इसकी जानकारी मिल गई थी, लेकिन इसमें स्थित कब्रों की जांच के लिए इसकी
जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया था। मिस्र के अलावा मैक्सिको व चीन में भी पिरामिड स्थित हैं, लेकिन मिस्र जैसा हूबहू पिरामिड प्रथम बार सामने आया है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध और ये कब हुआ है, युद्ध के विपक्ष में कौन राजा थे और उस युद्ध को जीतने वाले कौन से राजा थे, इन सब के बारे में देखेंगे। तो भारत के प्रमुख युद्ध, पहला दशराज्य युद्ध होता है। 14 BC में ये घटना होती है। इसमें सुदास व 10 राजा शामिल थे, दोनों के बीच युद्ध होता है और अंतिम रूप से इसमें विजय प्राप्त होती है सुदास को। करली का युद्ध याद रखेंगे 326 ईसा पूर्व में। इस समय महान शासक सिकंदर भारत में शामिल होता है, भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में, है ना। सिकंदर और राजा पुरस के बीच में युद्ध हुआ था, तो ये याद रखेंगे हम लोग। पुरस राज्य पंजाब के पश्चिमी इलाके में है। यहाँ पे युद्ध होता है सिकंदर और राजा पुरस के बीच, जिसमें सिकंदर को विजय प्राप्त होती है। फिर कलिंग का युद्ध याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में अशोक व कलिंग नरेश के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें अंतिम रूप से विजय प्राप्त होती है अशोक को। यहीं पे धम्म नीति की बात आती है और अशोक जो है हिंसात्मक कार्यों को छोड़ करके अहिंसा की ओर चलता है ना। तो हिंसा को छोड़ अहिंसा की ओर अशोक चलता है। उसके बाद ये महान शासक बनता है, क्योंकि लोग आपके बल से नहीं, आप में क्षमा करने की जो प्रवृत्ति होती है, समाज कल्याण की जो भावना होती है, उससे लोग आपको याद करते हैं। फिर सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध को जीतता है और चाणक्य के दिशा निर्देश में ये अपने साम्राज्य को विस्तार करता है, पूरे भारत को विजित कर लेता है, घनानंद को हराता है। और यहाँ पे जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कर्णालिया होती है, जो मन ही मन चाहती है चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन उसको खुशी की ठिकाना नहीं रहती है जब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रपोजल आता है इसके पास, यानी इसके पिता के माध्यम से, कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य हमारी बेटी, हमारी राजकुमारी से शादी करना चाहता है। फिर हम लोग देखते हैं कनिष्क और चीन का युद्ध। प्रथम सदी में होता है, कनिष्क और चीनी सम्राट के बीच में यो युद्ध होता है। अगला आर्यावर्त के युद्ध को देखते हैं। तो आर्यावर्त के युद्ध 4वीं सदी में घटित होती है। इसमें समुद्रगुप्त और 9 जो शासक थे उनके बीच ये युद्ध होती है। समुद्रगुप्त इसमें अंतिम रूप से विजय प्राप्त करते हैं। फिर स्कंद गुप्त हूण युद्ध होता है 466 AD में। स्कंद गुप्त व हूण के बीच में युद्ध होता है और यह स्कंद इसको अंतिम रूप से विजय प्राप्त करते हैं। नर्मदा का युद्ध होता है 630 AD में हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। इसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है युद्ध को जीतते हैं। सुरमार का युद्ध होता है 641 से 42 AD के आसपास। इसमें ये पुलकेशिन द्वितीय होते हैं और नरसिंह वर्मन प्रथम होते हैं। इसमें जिस को विजय प्राप्त होती है वो होते हैं नरसिंह देव वर्मन प्रथम। परिमल का युद्ध होता है 641-42 में ही नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में ही। इसमें भी नरसिंह देव ही जीतते हैं। वहीं मणिमंगलाई युद्ध होता है 642 AD में, जिसमें एक बार फिर आमने सामने होते हैं नरसिंह देव वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय, और इसमें भी नरसिंह देव प्रथम
को विजय प्राप्त होती है। इसके बाद सिंध युद्ध होता है 612 AD में दाहिर से, वहाँ मोहम्मद बिन कासिम के, इसमें कासिम जीतता है। और भारत में प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण किया था वो यही था, मोहम्मद बिन कासिम। नाम याद है, इम्पोर्टेंट रखेंगे, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट एग्जाम्स में आ जाते हैं। BPSC में खास करके तो ऐसे क्वेश्चंस का आना लाजमी है, क्योंकि वे लोग डेटा फैक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब क्वेश्चन उसमें रहते हैं। फिर त्रिपक्षीय युद्ध की बात करते हैं हम लोग। 8वीं से 10वीं सदी के आसपास होता है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच ये तीनों सत्ताएं जो थी आपस में टकराती हैं और प्रतिहार को इसमें विजय प्राप्त होती है। कोंगू युद्ध होता है जिसकी सदी हम लोग को नहीं पता है, तो ये चेर व अज्ञात शासक के बीच होता है, जिसमें चेर जो है जी इसमें विजित करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो घटना नहीं हम लोग को पता है, तो उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने इसकी इतिहास को लिखी हो कि युद्ध हुआ, इस प्रमुख दे ऐसा था जब युद्ध हुआ और किसके किसके बीच हुआ, कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसी घटनाएं अगर लिख दी जाती हैं इतिहास में, वही इतिहास बन जाता है। अगर कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लिख दी जाती हैं तो वही इतिहास बन जाता है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग वेर्निका का युद्ध, है ना। तो वेर्निका का युद्ध होता है, इसकी भी डेटलाइन की जानकारी नहीं है। चोल साम्राज्य चेर के बीच और पांड्य सहित 11 शासक इसमें शामिल होते हैं। इसमें चोल को जो है अंतिम रूप से विजय प्राप्त होती है। बेल्लूर का युद्ध होता है, इसकी भी डेटलाइन हम लोग को नहीं पता है। परांतकम बनाम पांड्य व श्रीलंका के बीच होती है। इसमें परांतक जो राजा होते हैं वे जीतते हैं। तकोल्लम का युद्ध होता है 949 AD में परांतक बनाम राष्ट्रकूट व पश्चिमी गंग के बीच में। परांतक इसमें अंतिम रूप से विजय को प्राप्त करते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग तिलकार का युद्ध, तो ये डेट लाइन नहीं पता है। गंग बनाम वेंगी के चालुक्य के बीच में युद्ध होता है। विष्णुवर्धन जो है चालुक्य की तरफ से लड़ाई करते हैं और विष्णुवर्धन ही इस युद्ध को जीतते हैं। तो यहाँ पे गंग बनाम बेंगी के चालुक्य जो थे, यहाँ पे लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में। और बेंगी के जो चालुक्य में शासक थे विष्णुवर्धन, वही युद्ध को जीतते हैं। कोप्पन युद्ध की बात करें तो 1052 AD में होता है और इसमें जीत प्राप्त होती है, उसकी जानकारी नहीं है। इसमें जो शासक शामिल होते हैं वो थे चोल बनाम दूसरे अदर्स, जिसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कुंडलम संगम का युद्ध 1060 AD में होता है। अच्छा, जो पहला वाला था क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं, उसका आंसर यहाँ पे दिया है। तो कोप्पम का युद्ध जो होता है, कोप्पम का युद्ध होता है, ये राजा चोल बनाम चालुक्य जो सोमेश्वर थे उनके बीच, और इसमें चोल जो है अंतिम रूप से विजित होते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कुंडम हम लोग आइए है कुंडल संगम का युद्ध 1060 में होता है। इसमें चोल की तरफ से वीर राजेंद्र और चालुक्य की तरफ से सोमेश्वर शामिल होते हैं। चोल को इसमें जो वीर राजेंद्र होते हैं उनको विजय प्राप्त होती है इसमें। वहीं ओहिंद का युद्ध होता है 1008 AD में। महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में होता है, तथा अदर भी जो हिंदू शासक थे वे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। महमूद गजनवी इसमें विजय प्राप्त करता है। गुजरात का युद्ध होता है 1178 AD में। मोहम्मद गोरी आता है भारत पर आक्रमण करने और यहाँ के शासक होते हैं मूलराज द्वितीय उसको हरा देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता है, फिर से वापस अटैक करता है। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि कितनी बार वो
असफलताओं के बाद सफल हुआ भारत को जीतने में, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 एडी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध याद रखेंगे हम लोग 1191 एडी में मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 एडी में मोहम्मद गोरी और इनके बीच में। तो यहाँ देख रहे थे हम लोग गुजरात का युद्ध होता है 1178 एडी में मोहम्मद गोरी और मूलराज द्वितीय के बीच में। मूलराज द्वितीय इसमें विजय प्राप्त करते हैं। इसके बाद 1191 एडी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत अर्जित करते हैं। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 एडी में मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान। इसमें मोहम्मद गोरी फिर आकर के आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है। तो प्रथम बार में इसको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन द्वितीय बार में सफल होता है। चंदावड़ का युद्ध होता है 1194 एडी में मोहम्मद गोरी बनाम जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी इसमें विजय प्राप्त करता है, जयचंद को हार मिलती है। तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1216 एडी में इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन चलदौज के बीच में। इसमें इल्तुतमिश विजय प्राप्त करता है। कैथल का युद्ध होता है 1240 एडी में रजिया बनाम मुइजुद्दीन बहरमशाह के बीच में। मुइजुद्दीन इसमें जीत अर्जित करता है। कैथल का नाम इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग महाभारत काल पढ़ रहे थे तो उसमें देखी थी हम लोगों ने कि कैथल जो था सबसे ज़्यादा एरिया एक्वायर करता था किसमें, महाभारत युद्ध के क्षेत्र में। अलाउद्दीन रणथंभौर अभियान होता है 1301 एडी में अलाउद्दीन बनाम हमीर के बीच में युद्ध होता है और अलाउद्दीन इसमें जीत जाता है। अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान होता है 1303 एडी में अलाउद्दीन बनाम रतन सिंह के बीच में और अलाउद्दीन इसमें विजय प्राप्त करता है। यहीं पे कहानी हम लोग को देखने को मिलती है जौहर वाली, है ना। तो जौहर करते हुए पद्मावत को आप लोग देख सकते हैं। वारंगल युद्ध होता है 1308 एडी में अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव के बीच में। अलाउद्दीन इसमें भी विजय प्राप्त करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मालाबार युद्ध। तो मालाबार युद्ध 13 से 11 एडी में होता है अलाउद्दीन बनाम पांड्यराज के बीच में। अलाउद्दीन फिर इसमें विजय प्राप्त करता है। रायचूर का युद्ध होता है 1398 एडी में फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का के बीच में। तो बुक्का द्वितीय इसमें शामिल होते हैं। फिरोज शाह तुगलक इसमें जीत अर्जित करता है। पांगुल का युद्ध होता है 1420 एडी में फिरोज शाह बहमनी बनाम देवराज प्रथम के बीच में। देवराज प्रथम विजय प्राप्त करते हैं। वहीं कांजीवरम का युद्ध 1481 एडी में होता है मुहम्मद टू बहमनी के और विरूपाक्ष जो विजयनगर के थे। मुहम्मद जो द्वितीय होते हैं वे विजय अर्जित करते हैं। चूल का युद्ध होता है 1508 एडी में महमूद बेगड़ा गुजरात के और पुर्तगाली के बीच में। महमूद बेगड़ा इसमें विजय प्राप्त करते हैं चूल के युद्ध में। वहीं शिव समुद्रम युद्ध होता है 1511 से 1512 एडी के आसपास। कृष्णदेव राय व अम्बतूर का नायक इसमें शामिल होते हैं। कृष्णदेव राय प्रथम जो थे उनको विजय प्राप्त होती है। उदयगिरी का युद्ध होता है 1514 एडी में कृष्णदेव राय व प्रताप रुद्र के बीच में। उड़ीसा के थे प्रताप रुद्र। कृष्णदेव राय को इसमें भी विजय प्राप्त होती है। ग्वालियर का युद्ध होता है 1518 एडी में इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत के बीच में। इब्राहिम को विजय प्राप्त होती है। धौलपुर का युद्ध होता है 1519 एडी में बाबर बनाम राणा संगा के बीच में होता है और राणा संगा इसमें विजित होता है। हम लोग मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं कि बाबर का पहला युद्ध जो था वो पानीपत का युद्ध था, है ना। तो जीतने वाले युद्धों में जिस युद्ध में वो जीता और साम्राज्य विस्तार किया वो युद्ध था पानीपत प्रथम 1526 वाला। लेकिन उसके पहले भी ये भारत पे आक्रमण किया था लेकिन इसको सफलता नहीं मिली थी, ये हार करके चला गया था। तो 1519 में धौलपुर का युद्ध बाबर हारता है राणा संगा से। फिर
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। इसके बाद खनवा का युद्ध होता है 1527 AD में, जिसमें बाबर और रणसंगा फिर एक बार मैदान में होते हैं सामने, और बाबर इसमें भी जीतता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में, तो मेदिनी राय इसमें हारते हैं बाबर से। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है बाबर बनाम अफ़गानों के बीच, और अफ़गानों को दंडित करते हुए विजय प्राप्त करता है बाबर। दादर का युद्ध होता है 1531 AD में, इसमें हुमायूं होते हैं और अफ़गान आमने सामने। इसमें भी बाबर सेना जीत जाती है, यानी हुमायूं की जीत होती है। हुमायूं का युद्ध होता है 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में, तो बहादुर शाह इसमें हारते हैं और हुमायूं जीतते हैं। सूरजगढ़ का युद्ध होता है 1534 AD में, जिसमें शेख खान और बंगाल के शासक के बीच में ये युद्ध होता है। शेर खान जो है इस युद्ध को जीत जाते हैं। कन्नौज का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है 1539 में हुमायूं और शेर खान के बीच में। शेर खान इसमें जीत जाते हैं, और यही शेर खान आगे चल के शेर शाह सूरी से फेमस होते हैं। इनका नाम शेर शाह सूरी फेमस इतिहास में होता है। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है हुमायूं और एक बार फिर शेर शाह सूरी या शेर खान आमने सामने होते हैं, इसमें भी शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। और कलिंजर का युद्ध होता है 1545 AD में, जिसमें शेर शाह बनाम बीरभान के बीच में होता है। शेर शाह इसमें जीवित होते हैं, जीतते हैं, लेकिन यहीं पे क्या होता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आग्नेय शस्त्र जो चलाते हैं वो इनके शरीर पे आकर के गिर जाता है, और इस तरह से ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। वहीं 1540 में जब ये हुमायूं को हराते हैं, तो हुमायूं यहाँ से पलायन कर जाता है और फिर से बाद में आक्रमण करता है और युद्ध को जीतता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में हुमायूं के बीच और तातर खां के बीच। हुमायूं इसमें जीतता है 1555 में। यहीं पे 1556 में इसका पुत्र जो है अकबर, वो शासक बनेगा 14 वर्ष की अवस्था में। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में ही हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में। हुमायूं विजय हासिल करता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में अकबर बनाम हेमू। तो यहाँ 14 वर्ष का एक छोटा बच्चा जो हेमू के नेतृत्व में लड़ाई करता है। हेमू के नेतृत्व बोल रहा हूँ, यहाँ बैरम खां के नेतृत्व में लड़ाई करता है। हेमू अगेंस्ट में होता है। हेमू का सर कलम करने की बात आती है यहाँ पे, फिर बहुत सारे बातें निकल के आती हैं। यहाँ पे अकबर विजित होता है। तिलवाड़ा का युद्ध होता है 1560 AD में अकबर बनाम बैरम खां। बैरम खां भी इसके जो होते हैं खिलाफ आते हैं। अब अकबर की विजय होती है। फिर मालवा का युद्ध होता है 1561 AD में। इसमें अकबर और बाज बहादुर होते हैं, अकबर जीतते हैं। तालिकोटा या राक्षस तंगिनी युद्ध होता है 1565 AD में विजयनगर बनाम मुस्लिम संघ के बीच में, और मुस्लिम संघ यानी मुगल साम्राज्य इसमें जीत हासिल करती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। महाराणा प्रताप यहाँ जंगलों में भाग चले जाते हैं, है ना, तो अकबर जो है इसमें जीतता है। काबुल का युद्ध होता है 1581 AD में अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच में। अकबर इसमें युद्ध को जीतते हैं। अहमदनगर का युद्ध होता है 1600 AD में अकबर व चांद बीबी के बीच। अकबर इसमें अंतिम रूप से विजय प्राप्त करते हैं। फिर असीरगढ़ का युद्ध होता है 1601 AD में अकबर बनाम मीरन बहादुर शाह के बीच में। अकबर इसमें विजय प्राप्त करते हैं। 1600 AD का जो युद्ध होता है अकबर व चांद बीबी, तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और ट्रेडिंग के पर्पज़ से यहाँ ऑफिस लगाती है। फिर जहांगीर के मेवाड़ अभियान शुरू होते हैं 1608 से 1614 AD के आसपास ये जहांगीर अभियान चलता है।
जिसमें जहांगीर और अमर सिंह के बीच में युद्ध होता है और जहांगीर इसमें युद्ध को जीतता है। वहीं शाहजहां के मध्य एशियाई युद्ध शामिल है 1645 में शाहजहां और नजर मोहम्मद के बीच में, जिसमें शाहजहां जीतता है युद्ध। कंधार का अभियान करता है शाहजहां और 1648 से 53 AD तक का जो समय है, इस समय ये युद्ध करता है। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाता है शाहजहां और फारस के बीच में। इलाहाबाद का युद्ध होता है 1657 AD में दारा शिकोह जो था उसका और शुजा उन दोनों के बीच। दारा शिकोह इसमें जीतता है। धर्मत का युद्ध होता है 1658 AD में, जिसमें दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद शामिल होते हैं। युद्ध में जो है औरंगजेब और मुराद जो है विजय प्राप्त करते हैं। सामुगढ़ का युद्ध होता है 1658 AD में ही दारा और औरंगजेब तथा मुराद के बीच में। औरंगजेब और मुराद इसमें फिर से युद्ध को जीतते हैं। देवराई का युद्ध होता है 1659 AD में, जिसमें औरंगजेब बनाम दारा युद्ध होता है। औरंगजेब इसमें जीतता है। इसके बाद युद्ध होता है पुरंदर का युद्ध 1664 AD में शिवाजी बनाम मुगल सेना के बीच में। मुगल सेना इसमें जीतती है। वहीं तिलपत का युद्ध होता है 1670 AD में गोलका जाट और बनाम मुगल के बीच में। मुगल सेना इसमें फिर जीतती है। औरंगजेब का मेवाड़ युद्ध होता है 1679 AD में औरंगजेब बनाम राजा जय सिंह के बारे में। यहाँ औरंगजेब जीतता है। औरंगजेब मारवाड़ युद्ध करता है 1680 में औरंगजेब और राठौड़ के बीच में। औरंगजेब जीतता है इसमें। बीजापुर का विलय होता है 1686 AD में औरंगजेब बनाम सिकंदर आदिल शाह के बीच में। औरंगजेब जीतता है और बीजापुर को अपने राज्य में मिला लेता है। गोलकुंडा का विजय करता है 1687 में औरंगजेब और अब्दुल हसन के बीच में युद्ध होता है। औरंगजेब जीतता है और मिला लेता है गोलकुंडा को अपने राज्य में। संगमनेर का युद्ध होता है 1689 AD में औरंगजेब और संभाजी के बीच में। औरंगजेब इस युद्ध को जीत जाता है। चमकौर का युद्ध होता है 1703 AD में गोविंद सिंह बनाम मुगल सेना के बीच में। मुगल सेना इसमें युद्ध को जीतती है। इसके बाद जजाऊ का युद्ध होता है 1760 AD में मुअज्जम और आजम के बीच में 1707 में होता है। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई रहती है। उसके बाद ये सत्ता हस्तांतरण के लिए युद्ध होता है। मुअज्जम जीत जाता है इसमें। शकूर खेरा का युद्ध होता है 1724 AD में निजाम बनाम मुबारिज खां। निजाम इसमें जीतता है युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध होता है 1727 AD में निजाम बनाम बाजीराव के बीच में युद्ध होता है। बाजीराव इसमें युद्ध को जीतते हैं। वर्ना का युद्ध होता है 1730 AD में श्रीपत राव बनाम संभाजी द्वितीय के बीच में। श्रीपत राव युद्ध को जीतते हैं। दभई का युद्ध होता है 1731 AD में त्र्यंबक राव दभाड़े और बाजीराव के बीच में। बाजीराव इसमें जीतता है। बाजीराव मस्तानी की कहानी आप लोग जानते होंगे। यही बल्लभ बाजीराव हुआ करता है। भोपाल का युद्ध होता है 1737 AD में 1737 AD में बाजीराव बनाम निजाम के बीच में। बाजीराव जीतता है। वहीं करनाल का युद्ध होता है 1739 AD में। करनाल का युद्ध 1739 AD में नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह के बीच में। नादिर शाह युद्ध को जीतता है। नादिर शाह आक्रमण किया रहता है कहाँ से बताएंगे? चंगेज़ खां कहाँ से आया था? मंगोलिया से, है ना। फिर कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1744 से 48 के बीच में अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच में। फ्रांसीसियों की विजय होती है इस युद्ध में। वहीं उदयगिरी का युद्ध होता है 1760 AD में बालाजी बाजीराव बनाम निजाम के बीच में। बालाजी बाजीराव इसमें युद्ध को जीतते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 AD में होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। अब्दाली इसमें जीतते हैं। बंडीवास का युद्ध होता है 1761 AD में अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच। तो अंग्रेज इसमें जीतते हैं। ये 1761 लिखा है बट ये कहीं कहीं 1760 भी मिलता है ना। तो 1760 भी हम लोग याद रखेंगे। अलीनगर का युद्ध होता है 1757 AD में अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज इसमें विजित करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 AD अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला। अंग्रेज फिर इसमें जीतते हैं और यहीं पे सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। बक्सर का युद्ध 1764 AD में होता है
अंग्रेज़ बनाम मीर कासिम, सदरौला और शाह आलम, ये तीनों एक साइड थे, जबकि अंग्रेज़ सेना और मीर जाफ़र एक साइड थे। अंग्रेज़ों की विजय होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1769 से 72 के बीच में, हैदर अली बनाम अंग्रेज़ के बीच में। इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। वहीं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 AD में, मराठे व अंग्रेज़ों के बीच में अनिर्णित रहता है ये युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध होता है 1781 AD में, अंग्रेज़ बनाम हैदर अली के बीच में, अंग्रेज़ इसमें जीतते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर होता है 1790 से 92 के बीच, अंग्रेज़ व मैसूर के बीच में, अंग्रेज़ इसमें जीतते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1798 से 99 के आसपास, मैसूर व अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ इसमें भी जीतते हैं। लखेड़ी का युद्ध होता है 1793 AD में, मल्हार राव होलकर व महादजी यानी सिंधिया, इसमें मल्हार राव जो होते हैं वो जीतते हैं, सिंधियों का विजय होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1802 से 1805 के आसपास में, अंग्रेज़ बनाम मराठा के बीच, अंग्रेज़ इसमें जीतते हैं। वहीं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 के आसपास, मराठा और अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ इसमें जीत जाते हैं युद्ध को। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 AD में, अंग्रेज़ बनाम बर्मा के बीच और अंग्रेज़ इसमें जीतते हैं। वहीं प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध की बात करें 1839 से 42 तक चलता है, अंग्रेज़ और अफ़गानों के बीच में, अंग्रेज़ इसमें जीतने के कगार पर होते हैं, लेकिन ये युद्ध अनिर्णित रहता है, यानी कोई भी नहीं जीत पाता है। फिर हम लोग देखते हैं कहाँ थे हम लोग। प्रथम आंग्ल अफ़गान सिंध युद्ध 1843 में होता है, अंग्रेज़ और सिंध के बीच में अंग्रेज़ जीत जाते हैं। अलीवाल का युद्ध होता है 1845 में, अंग्रेज़ बनाम सिख के बीच में, अंग्रेज़ फिर जीत जाते हैं। चिलियानवाला का युद्ध होता है 1847 में, अंग्रेज़ बनाम सिख के बीच में, तो अंग्रेज़ इसमें भी जीतते हैं। तो अंग्रेज़ों को जीतने वाले जो भी सिख संप्रदाय से युद्ध हुआ है उसमें लगभग अंग्रेज़ सभी में जीत गए हैं। गुजरात का युद्ध होता है 1849 में, अंग्रेज़ बनाम सिख, और अंग्रेज़ इसमें भी जीतते हैं। तो ये सभी युद्ध अंग्रेज़ का जो हुआ है सिंधों के बीच, उसमें सिखों के बीच सभी में अंग्रेज़ जीते हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1852 में, अंग्रेज़ बनाम बर्मा, अंग्रेज़ इसमें भी जीतते हैं। द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध होता है 1878 में, अंग्रेज़ बनाम अफ़गान, इसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1882 AD में, अंग्रेज़ बनाम बर्मा, अंग्रेज़ इसमें जीतते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखे हैं जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी उन सबको याद रखना है, जैसे कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ और उसमें विजय किसको प्राप्त हुई। अगले मिलते हैं अगले क्लास में और नए एनर्जी के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे क्लास को।